बहन दोस्तों, बड़ी अपडेट और वो भी सैनिकों के लिए अपडेट। 30 लाख रिटायर्ड सैनिक हैं या सर्विंग सोल्जर हैं, आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी के। और ये मैं बात करूंगा कि 8वें वेतन आयोग के सामने फाइनल प्रपोजल फौज ने क्या रखना है। पहले आपने देखा होगा एजीएस ब्रांच 8th आर्मी पे कमीशन सेल ने बनाया और उसके ऊपर यह कॉन्फ्रेंस हुआ है कि आखिर कौन कौन से पॉइंट इसमें से शॉर्ट लिस्ट करके निकाले गए इनके ऊपर, और लिखा है सीधा, यानी डिब के अंदर, डिब कॉन्फ्रेंस हॉल में इसके ऊपर मीटिंग हुई है। और एक सीनियर अधिकारी हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने हमें यह भेजा है कि यानी आने वाला कल जो 8वें वेतन आयोग के ऊपर हमारी क्या डिमांड है, हम चीजें कौन सी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जब हमारी बातें होंगी तो इन्हीं के आसपास होंगी। उनमें लगभग उन्होंने 12 पॉइंटों को कवर किया है, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे और एमएसपी तमाम पॉइंटों को लगाया है। उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हर एक चिट्ठी, हर एक लेटर आपके साथ में शेयर करता हूं। यदि आप हमें फॉलो कर सकते हो तो मान लो इंस्टाग्राम है जिसका हमारा पासवर्ड है यानी @सैनिक जीवन, QR कोड है, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्स यानी ट्विटर के ऊपर @सैनिक जीवन _ और 12 है। फेसबुक पे @सैनिक जीवन है और आप वहां से शॉर्ट में और इंफॉर्मेशन ले सकते हो और लेटर भी ले सकते हो। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि इन्होंने लिखा है, जय हिंद सर, आज डिब कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई 8वें वेतन आयोग की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी मुख्य बात है। और ये 3-4 दिन पहले हमें भेजा था, फिर हमने उन्हें बात थोड़ा कंफर्म किया और जैसा कि व्हाट्सएप पे देख सकते हो उन ब्रिगेडियर साहब से मेरी बात हुई। उनका हाईलाइट ऑफ 8th पे कमीशन हेल्ड एट डिब कॉन्फ्रेंस हॉल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीइंग प्रोजेक्टेड आर एज अंडर। सबसे पहला मिलिट्री सर्विस पे को रखा गया, जिसमें रखा गया कि इसमें ऐसे जो पॉइंट हैं उनमें अधिकारियों के पॉइंट्स हैं और जेसीयू जवान के भी पॉइंट्स हैं, तो हम दोनों को मिक्स करके बताते रहेंगे। मिलिट्री सर्विस पे का पॉइंट इन्होंने बराबर का नहीं रखा है, रखा है कि अफसर का जो 15,500 है उसको 30,000 कर दो, यानी जो अफसर का 15,500 उसको 30,000 कर दो, और जेसीओ और जवान का जो 5,200 है यानी तो जेसीओ का कैटेगरी लगा के 18,000 कर दो और ओआर का 12,000 कर दो। यानी ये लिखा है सीधा, यानी जवान का 12,000, नायब सुआर से सूबेदार मेजर है उनका 18,000 और अफसर का 30,000। दूसरा पॉइंट MACP, जो कि अभी हमें वर्तमान में किस तरह मिलती है, 8 और 16 और 24। इसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है 6 साल, 12 साल और 18 साल ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस ऑफ जेसीओ और ओआर के लिए। यानी आप 6 साल डायरेक्ट सिपाही भर्ती होते हो तो 6 साल के बाद आपको नायकी मिलेगी और 12 साल के बाद आपको हवलदार मिलेगा, 18 साल के बाद आप जेसीओ। यानी कोई भी सिपाही है लगभग उसको फिजिकल प्रमोशन नहीं मिलता है और उसकी लेंथ 18 साल तक है तो वो जेसीओ की पेंशन का हकदार होगा, यानी जाते जाते उसको जीवन भर फायदा होगा। ये बहुत बात मजेदार और पुख्ता बात है जो कि रखी गई है ये जेसीयू जवानों के लिए। ऑल टेक्निकल अलाउंसेस टू कम अंडर स्किल अलाउंसेस फॉर एनी काइंड ऑफ इक्वल ऑप्टेन एनी कैडर अफसर इन एजुकेशन स्ट्रीम नॉन टेक्निकल इक्वल। उन्होंने कहा है कि किसी भी कैडर के अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षा स्ट्रीम में प्राप्त किसी भी योग्यता के लिए तकनीकी भत्ते कौशल भत्ते के तहत आएंगे। यानी उन्होंने कहा तकनीकी भत्ता अधिकारी के लिए भी होना चाहिए, धीरे धीरे इसका मतलब वही है। फिर बात कहते हैं फिटमेंट फैक्टर प्रपोज्ड एट 2.67। फिटमेंट फैक्टर 2.67 आर्मी वालों ने अपनी तरफ से रखा है। ये भी है डायरेक्ट कमीशन ऑफ अफसर एट कैप्टन रैंक, यानी उन्होंने कहा आप कैप्टन रैंक को अधिकारियों की सीधी कमीशन, यानी नो सेकंड लेफ्टिनेंट हट गया, लेफ्टिनेंट हट गया, अभी कैप्टन से, यानी अधिकारी सीधे कैप्टन से जाएंगे, ये पॉइंट रखा। फिर इन्होंने पे लेवल की बात की। पे लेवल हमारा बोला स्टार्ट होगा 11 अल्फा 12 और 13 अल्फा टू मर्ज विद पे बैंड 12 13 14। यानी पे लेवल जैसे ये 11 अल्फा यानी ये मेजर एंड अबव के पे लेवल है और इनको पे बैंड में कन्वर्ट करने की बात है। अब सर NFU नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कर्नल टू गेट सेम पे पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर ऑफ सर्विस and brigadier pay band to equal to major general equipment and completion of requirement service issue of NFU status। उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल को 15 साल की सेवा पूरी होने के बाद समान वेतन मिलेगा। यानी किसी को फिजिकल प्रमोशन मिल जाता है कर्नल की वैकेंसी, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दोनों की सर्विस बराबर हो जाएगी तो उनको वेतन बराबर होगा। और इसी को NFU कहते हैं, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल का भी बराबर किया जाएगा।
करेक्ट है। अब उन्होंने कहा है रिटायरमेंट एज फॉर वेरियस रैंक टू बी रिकंसिडर्ड बाय कर्नल 54 साल टू 57 साल कर दो, इंक्लूडिंग द हाई रैंक एज दिस केस विद ऑल सर्विस। सेवानिवृत्ति की आयु विभिन्न रैंकों के लिए पुनर्विचार किया जाना चाहिए, यानी कर्नल को 54 से 57 वर्ष, जिससे उच्च रैंक भी शामिल है, जैसा कि सभी सेवाओं के साथ होता है। अब इन्होंने यानी सर्विस की बात सूबेदार मेजर की नहीं की, सूबेदार की नहीं की, नायब सूबेदार की नहीं की, हवलदार की, हमारी रैंक के हिसाब से फिक्स कर दिए। हमारी लेंथ ऑफ सर्विस भी बढ़नी चाहिए। एक सूबेदार मेजर है तो उसकी 4 साल सर्विस ही क्यों, 6 साल क्यों नहीं, 8 साल क्यों नहीं, क्यों उसको नहीं कहा जाता कि आप 57 साल तक सर्विस कर सकते हो? यह पॉइंट क्यों नहीं डाला गया? इन्होंने अपना रखा कि उसके बाद 54 साल, 55 साल, 60 साल, 57 साल तक हम कहीं भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन में बैठ के आप समझ सकते हो इस पॉइंट का इशारा क्या है। हाई रिस्क नॉन फैमिली स्टेशन अलाउंसेस टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ अलाउंसेस एज द केस विद सीएपीएफ विच गैर डिटैचमेंट इन अफसर। उनका उच्च जोखिम गैर पारिवारिक स्टेशन भत्ता को भत्ते के हिस्से के रूप में माना जाए, जैसा कि पैरामिलिट्री फोर्स में होता है, उन्हें डिटैचमेंट भत्ता मिलता है। यानी उन्होंने कहा है कि जहां फैमिली स्टेशन नहीं है वहां पर इस तरीके का भत्ता होना चाहिए। और बार डायरेक्ट एंट्री रेशियो टू गेट अश्योर्ड प्रमोशन टिल लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक बट नॉट कमांड ट्रेंड। अब जैसे कि पहला था कि एक जेसीओ वो कर्नल तक बन जाए, अब इसमें डाला है कि सीधी भर्ती वाले जेसीओ को लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक तक सुनिश्चित पदोन्नति मिलेगी, लेकिन कमांड कार्यालय नहीं। यानी एक प्रपोजल था, इसमें कर्नल तक था, लेकिन उन्होंने कहा लेफ्टिनेंट कर्नल तक रहने दो, इसको कमांड नहीं करने देना है, क्योंकि जेसीओ। इसमें भी आप इशारा समझ सकते हो कि कहां है। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ डेट ऑफ नेक्स्ट प्रमोशन टू बी ऑटो सेलेक्टेड एज पर मोस्ट बेनिफिशियल एक्शन बाय सीडीए, हाउएवर डीएनआई ऑप्शन रिकमेंडेशन। यानी हम ही इसको चाहते हैं कि एक डीएनआई ऑप्शन डाला है, और इसमें यह समझना चाहिए जिसको ज्यादा और जल्दी फायदा हो वो होना चाहिए। यानी सीधा से अगली वेतन वृद्धि की तारीख, अगली पदोन्नति की तारीख को सीडीए या पीओआर द्वारा फायदेमंद विकल्प के अनुसार स्वतः चुना जाना जाएगा। हालांकि डीएनआई विकल्प अधिक फायदेमंद है, क्योंकि अधिकारी को 2 वेतन वृद्धि और बाद में भी वेतन वृद्धि मिलेगी। हालांकि डीएनपी चुनने के लिए उन्होंने कहा है, इसके लिए उसकी तारीख पर यह डिपेंड करता है। इसके साथ लास्ट में लीव इनकेसमेंट, यानी कहा है लीव इनकेसमेंट जो 300 दिन का है उसे 450 दिन कर देना चाहिए। यानी आपने सुना, अब मैं फिर बात दोहराता हूं, यानी एमएसपी आपके लिए रखा है 18,000 और 12,000 जेएसयू जवानों के लिए, आपके लिए रखा है कि नहीं भाई, और आपकी लीव इन केस की बात कह दी, आपको एमएसीपी यानी रिटायर्ड होने तक 18 साल सर्विस पर आपको जेएसयू पेंशन की बात की गई है, और लगभग ये बातें उन्होंने यहां पर रखी, और ये फाइनली शायद ड्राफ्ट चला गया है फौज की तरफ से। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया, मेरे व्हाट्सएप पे जरूर रखें, क्योंकि आगे जो भी आंदोलन होंगे हम और बातों को ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद।